Good evening everyone. Now in this video I have to describe you about the most eminent topic or our constitution and in our politics during that time, that is a language. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारे इंडिया की, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत सारा एजुकेशनल सिस्टम अभी रिसेंटली आया था जिसके ऊपर हिंदी को प्रेफरेंस देने की बात की गई थी। तो अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है हमारे यहाँ की। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज यूनियन की कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज़ टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हिंदी रिटन, हिंदी जो देवनागरी उसके अंदर लिखी जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारे यूनियन की। बट जो न्यूमेरियल्स यूज़ किए जाते हैं ऑफिशियल पर्पस के यूनियन के लिए, जो इंटरनेशनल फॉर्म्स के अंदर होते हैं, वो इंडियन न्यूमेरियल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4। बट वो देवनागरी फॉर्म के अंदर न्यूमेरियल्स नहीं लिखे जाते। हाउएवर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर, अगर हम 15 साल के पीरियड को देखें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो चुका था, उससे पहले क्या हुआ था, मतलब 1950 से लेके 1965 तक के टाइम के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको कंटिन्यू रखा गया था कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूनियन के, फॉर विच इट वाज बीइंग यूज्ड बिफोर 1950। क्योंकि जो हमारा 1950 पहले का था वो ब्रिटिश लोग थे, तो वो इंग्लिश को ही यूज़ करते थे। इसीलिए बोला गया था कि जो 15 ईयर तक ये जो क्या कहते हैं, ये जो पर्पस होगा, मतलब जो सारा यूनियन का, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज 15 साल तक यूज़ की जाएगी। मेन मोटो ये था। इवन आफ्टर 15 साल बाद भी फिर क्या हुआ, जो पार्लियामेंट के जो वो थे शशि थरूर थे, उन्होंने प्रोवाइड किया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू रखना चाहिए, कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस हैं। स्पेसिफाइड मतलब क्या, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करनी है तो हमारा वो तो इंग्लिश ही जानते हैं ना, तो इंग्लिश को रखना ही जो पड़ेगा। एट द एंड ऑफ 5 ईयर, जब मतलब जैसे 1950 से 1955 आया और जब दोबारा से 10 साल ख़त्म हो गए उसके 1960, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो प्रेसिडेंट ने क्या करा, उसे चाहिए था कि कमीशन को अपॉइंट करे, उनको रिकमेंडेशन दे कि क्या कहते हैं, कैसे हमने अपनी हिंदी को मतलब उस पर लाना है, प्रोग्रेसिव में लाना है, और हमने इंग्लिश लैंग्वेज को रेस्ट्रिक्ट करना है दूसरे रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो ये पहले 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद और, मतलब पहले 1955, फिर अपने इससे मतलब इंडिपेंडेंस से 10 साल बाद 1960 के अंदर जो ये था, प्रेसिडेंट ने ये काम किया था। उसने सीधी बात ये बात बोली थी कि हिंदी को कैसे प्रोग्रेस में लाना है और इंग्लिश को रेस्ट्रिक्ट करना है। फिर क्या आया, फिर हुआ कि जो कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसको इज़ टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन, जो कमीशन ने उसको रिकमेंडेशंस दी थी और रिपोर्ट अपने व्यूज़ दिए उसने प्रेसिडेंट को। फिर क्या हुआ, 1955 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बीजी खेर ने बोला इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया, जिसको बीजी केयर चेयर कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा, जो पार्लियामेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ही बना दिया 1963 के अंदर। जो ये एक्ट था वो प्रोवाइड कर रहा था कंटिन्यू यूज़ ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश तो चलेगी इवन आफ्टर 1965। इन एडिशन टू हिंदी भी चलेगी सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूनियन को लेके, या फिर आल्सो फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, जो बिजनेस है हमारे पार्लियामेंट का। नोटेबली जो ये एक्ट है वो इनेबल करता है, मतलब तुम्हें इंग्लिश को भी यूज़ करना पड़ेगा इंडेफिनेटली विदाउट एनी टाइम लिमिट। फर्दर द एक्ट वाज अमेंडेड, दोबारा फिर एक्ट अमेंड हुआ 1967 के अंदर, जिन्होंने कहा कि जो यूज़ है इंग्लिश का इन एडिशन टू हिंदी कंपल्सरी टू द सर्टेन केसेस, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा। फिर आती है बात रीजनल लैंग्वेज की। जो लेजिस्लेचर है हमारे स्टेट का, उसने अडॉप्ट किया एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज़ ऑफ द स्टेट और हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। उसने क्या किया, लेजिस्लेचर ने कहा कि जो स्टेट है अगर वो चाहता है एक और एक से ज़्यादा अपनी लैंग्वेजेस को ला सकता है अपने स्टेट के अंदर, किसी को हिंदी के साथ कोई और अपनी ऑफिशियल स्टेट की लैंग्वेज चाहिए तो वो भी ला सकता है। अभी क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोलने के लिए लेजिस्लेचर के अंदर उनके मिनिस्टर जो हैं वो बोल रहे हैं, अभी तक डिस्कशन चल रही है, बट अभी ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हुआ है।
वो कर सकता है। इंग्लिश इज़ टू बी कंटिन्यू। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर स्टेट के अंदर जाए तो इंग्लिश ही चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि स्टेट ने अपने अंदर कोई मैटर लेना है तो वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर जो उन्होंने वहाँ पे अपील की गई उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेट ने दूसरी स्टेट से अगर कॉन्वर्जेशन करनी है लेकिन वहाँ के दोनों की रीजनल लैंग्वेज अलग है तो वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्जेशन करेंगे, तो वो ऑफिशियली या वो हिंदी में, चाहे अगर हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर एक यूटी जो नॉन हिंदी है और एक स्टेट एक सेंटर लगा लो, एक वो क्या कहते हैं कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर, मतलब वो उनको हिंदी ही आती है, वो कहेंगे नहीं हम तो हिंदी ही बोलेंगे, तो फिर उनको क्या करना है, वो उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी। ये हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का रूल है। फिर एक पॉइंट आता है हमारे पास जुडिशरी एंड द टेक्स्ट ऑफ लॉ। इसके अंदर इसने एक जुडिशरी के अंदर कौन से लॉज के अंदर, मतलब कोर्ट्स के अंदर, टू बी वेरी फ्रैंक, कोर्ट्स के अंदर कौन सी लैंग्वेज चलेगी अंटिल द पार्लियामेंट अदरवाइज, जो कुछ इन्होंने और इंग्लिश इन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज ही चलनी चाहिए, क्योंकि according act proceedings in the Supreme Court and in all proceedings in the Supreme Court and every court there should be a English language is to be used. The authoritative text of all the bills, act, ordinance, orders, rules, regulations and bylaws at the center and state level, जो authorities के जो text हैं, सारे बिल हो गए, एक्ट हो गए, जितने ऑर्डिनेंसेस हैं, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, सारे लॉज सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर जो सब की सब अथॉरिटीज़ होंगी, सब किस में जाएंगी, इंग्लिश में। जो गवर्नर है स्टेट के, जो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेके वो ऑथराइज़ कर सकते हैं हिंदी का भी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट का भी प्रोसीडिंग्स के अंदर हाई कोर्ट की, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चलेगी। बट अगर हम कोई जजमेंट की बात भी करें, हाई कोर्ट्स के अंदर भी डिक्री की बात करें, कोई भी ऑर्डर भी हमने पास करना है तो वो इंग्लिश में ही होगा। प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं हिंदी के अंदर अगर गवर्नर बोले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके, लेकिन डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर जो पास किए जाएंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। सिमिलरली अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रेस्क्राइब द यूज़ ऑफ एनी लैंग्वेज। इसीलिए उसने कहा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करो अदर देन इंग्लिश विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स। ठीक है, उसने कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर प्रेस्क्राइब करना चाहे तो किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करवा सकते हैं इंग्लिश की बजाय विद रिस्पेक्ट टू, जैसे बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉ, बट ट्रांसलेशन, मतलब वही बात आगे, ट्रांसलेशन जो है इनकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो पब्लिश्ड होनी ही चाहिए। उसके बाद एक आर्टिकल है जो हमारा लैंग्वेज टू द आर्टिकल 348 जो बोलता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट, बिल्स एटेक्स्ट्रा। इस क्लॉज के अंदर, क्लॉज 1 के अंदर बोला जाता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, कि जो सारी प्रोसीडिंग है वो किस में चलेगी, इंग्लिश में। जो सारे बिल इंट्रोड्यूस होंगे, ऑर्डिनेंसेस होंगे, वो सब इंग्लिश में चलेगा, लेकिन गवर्नर ले सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला जो गवर्नर है स्टेट का, अगर वो प्रेसिडेंट की कंसेंट ले वो भी हो जाएगा। इसके बाद इसने एक पॉइंट प्रिस्क्राइब किया था जो लेजिस्लेचर है स्टेट का वो प्रिस्क्राइब करे किसी भी लैंग्वेज को तो फिर वो कर सकता है किसी और लैंग्वेज के अंदर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर एंड द स्टेट इन ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी डिक्री टू बी थ्रू टेक्स्ट एंड अदर अंडर दिस आर्टिकल। और हाँ, उसके बाद आर्टिकल आया 349 जिसके अंदर बोला गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ना बिल ना कोई अमेंडमेंट, जो प्रोविजंस बनेगी इनके लिए लेके फॉर द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर एनी ऑफ द पर्पस इन आर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 348 शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन। अगर वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जा रही है बिना प्रेसिडेंट के सैंक्शन के, तो प्रेसिडेंट अपनी सैंक्शंस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे उस बिल के ऊपर या उस अमेंडमेंट, एक्सेप्ट ही हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, जो कमीशन 344 आर्टिकल के अंदर बताया गया है, और जो रिपोर्ट होगी इस कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 4 ऑफ दैट, इसका मेन मतलब क्या है, कुछ स्पेशल प्रोसीजर बताया गया कुछ सर्टेन लॉज के रिगार्डिंग लैंग्वेज की। क्या होता है कि अगर जो ये पीरियड था 15 सालों का जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, ना कोई बिल ना कोई अमेंडमेंट, ठीक है, ना नो बिल एंड नो अमेंडमेंट, कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं बना सकती थी जिसके अंदर
जो आर्टिकल 348 है, जो हमने पहले वाला आर्टिकल पढ़ा है, वो इंट्रोड्यूस हो जाए सीधा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के में अंदर, ना कि उसकी ना प्रेसिडेंट की कोई सेंक्शन ले, और जो प्रेसिडेंट उसके ऊपर सेंक्शन नहीं देगा फिर उस बिल के ऊपर और जो उस अमेंडमेंट के ऊपर एक्सेप्ट, अगर जब तक कि उसने या फिर जो आर्टिकल 344 क्लॉज 1 के अंदर जो कमीशन प्रोवाइड है, अगर वो उसके अंदर जाके अपने उन्होंने रिकमेंडेशन ना ली हो, और या फिर जो रिपोर्ट है कमेटी की क्लॉज 4 की इस आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर वो लोग नहा गए हों, तो अगर वो नए सीधा ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में चले जाएंगे, ना प्रेसिडेंट के पास जाएंगे ना कमीशन के पास जाएंगे, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर सेंक्शन नहीं देगा। उसके बाद उसने कहा हाउ एवर द पार्लियामेंट हैज़ नॉट मेड एनी प्रोविज़न फॉर द यूज़ ऑफ द हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट। उसने पार्लियामेंट ने ये भी रूल बनाया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी यूज़ नहीं होगी, सिर्फ इंग्लिश यूज़ होगी। हैंस द सुप्रीम कोर्ट हियर्स ओनली दोज पिटीशन और अपील इन इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे वो पिटीशन और अपील सुनते हैं इंग्लिश के अंदर ही सुनी जाएगी। 1971 में एक पिटिशनर था जिन्हें इंसिस्ट किया था कि आप आर्ग्यू करो हिंदी के अंदर, एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी पिटीशन कैंसिल कर दी ऑन द ग्राउंड दैट द लैंग्वेज जो थी कोर्ट की वो इंग्लिश में ही अलाउड की गई है। हिंदी वुड बी मतलब हिंदी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर टिल नाउ। उसके बाद आता है हमारे पास जो प्रोटेक्शन, उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसमें बताया हुआ है कि जो हमारे पूरे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेज मेंशन की गई हैं, उसमें इंग्लिश कहीं नहीं आती। नंबर फर्स्ट, every aggrieved person has the right to submit a representation for the redress of any grievances to any officer or authority of the union or a state in any of the languages used in the union। और इसके अंदर इसने सीधी सी बात ये बोली थी कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, उसके पास राइट है कि वो अपनी रिप्रेजेंट कर सकता है अपने किसी ग्रीवियंसेस को किसी भी ऑफिसर और अथॉरिटीज़ को यूनियन या स्टेट के किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उस यूनियन और स्टेट के अंदर यूज़ की जाती है, बट एज में भी बेशक वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, एक सेकेंड, उसके बाद उसने बोला एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट शुड प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्ट्रक्शन। हर स्टेट और जो लोकल अथॉरिटी है अपने स्टेट के अंदर प्रोवाइड करेगी पूरी तरह से अच्छी फैसिलिटी जो इंस्ट्रक्ट कर सके कि अगर किसी को प्राइमरी स्टेज है एजुकेशन की चिल्ड्रन के लिए, उनको उनकी मदर टंग के अंदर सिखाया जाए। जो बिलोंग करती थी, जो ये वाली प्रोविज़न थी वो बिलोंग करती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से, जो प्रेसिडेंट ने इनके ऊपर कुछ डायरेक्शंस पास आउट की थी। जो प्रेसिडेंट सर थे उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया था लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, जो इन्वेस्टिगेट करते थे सारे मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के, और उन्होंने सेफ गार्ड्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी एक हिसाब से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लोगों को, एंड टू रिपोर्ट टू हिम, और वो रिपोर्ट करते थे प्रेसिडेंट सर को। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सारे के सारी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के सामने रखना और स्टेट गवर्नमेंट को देना, ये सारी उनकी कंसर्न थी। फिर आई थी बात 8th शेड्यूल की, जिसके अंदर 22 लैंग्वेज उन्होंने मेंशन की गई हैं। आई हैव टू बी डिस्क्राइब यू इन डिस्क्रिप्शन, बट फिर भी मैं एक बार वीडियो में बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट असम, नंबर 2 बंगाली, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़ा, नंबर 6 कश्मीरी, फिर कोनकारी, फिर मलयालम, फिर मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, बोडो, संस्कृति, मैथिली, डोगरी, नेपाली एंड तेलुगु। ये हमारी 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज है, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब नहीं है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, लेकिन फिर भी वो लोग ये चाहते थे कि हमने अपनी हिंदी लैंग्वेज को प्रोग्रेस के अंदर लेके आना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने एक ड्यूटी इम्पोज करी थी सेंटर के ऊपर, प्रमोट करना और स्प्रेड और डेवलप्ड करना हिंदी लैंग्वेज को। ठीक है, सो दैट इसलिए कि वो एक क्या कहते हैं वो बन जाए लिंगुआ फ्रेंचिया, एक कॉम्पोजिट, मतलब कल्चर जो हमारा है उसको पूरा कॉम्पोजिट्स बन जाए। इसीलिए उसने कहा जो सेंटर है वो डायरेक्ट करते हैं इस डायरेक्टिव टू सिक्योर द एनरिचमेंट ऑफ हिंदी।
ठीक है। सेंटर ने डायरेक्शन दी थी कि तुम अपनी जो एनरिचमेंट है हिंदी की उसको सिक्योर करो और उसके अंदर फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन जो यूज़ किए गए हैं हिंदी के लिए हिंदुस्तानी यूज़ करो, मतलब फीलिंग आनी चाहिए इंडियंस वाली ना, हिंदुस्तानी यूज़ करो। दूसरी लैंग्वेज स्पेसिफाइड की गई हैं 8 शेड्यूल के अंदर। एंड बाय ड्राइंग उनकी वोकेबलरी प्राइमरी के अंदर संस्कृत लाओ, सेकेंडरी दूसरी लैंग्वेजेस लेके आओ। तो मेन बात सेंटर ने ये डायरेक्शन दी थी कि हिंदी को प्रोग्रेस लैंग्वेज में कैसे लेके जाना है, उनको सिक्योर्ड कैसे करना है, उनकी स्टाइल हिंदुस्तानी होनी चाहिए, लैंग्वेज स्पेसिफाई की गई, उनको वोकेबलरी जो प्राइमरी के बच्चों की संस्कृति में, सेकेंडरी के अंदर, ये सब उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद प्राइमरी स्टेज डायरेक्टिव, बस यही चीज़ थी। अभी एक पार्ट हमारा कंप्लीट है।